Hello, dear students. This is Jahin Ahmed, your physics teacher from Central Public School. Hope you all are enjoying my lectures. This is the third lecture of the chapter electricity, and in this lecture, we are going to cover the topic electric current. But before starting the topic electric current, we have to know what is the general idea of the word current. इस वर्ड करंट का जनरल मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये वर्ड करंट तभी कहीं आता है जब कहीं किसी चीज़ का मोशन हो. फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का मोशन हो, अगर वाटर हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो हो रहा है, जैसे कि वाटर माउंटेन्स से चलता है, रिवर जनरेट होता है और फिर वो हमारे प्लेन्स में आता है. तो इस जगह क्योंकि वाटर का मोशन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ये वाटर करंट है. सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एयर का फ्लो होता है जिसे हम लोग विंड बोलते हैं, और उसको और अच्छे भाषा में बोले तो उसको एयर करंट बोलते हैं. वैसे ही अगर चार्जेस का मोशन हो तो जो करंट बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको डिफाइन कुछ यूँ किया गया है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. अब रेट का मतलब क्या है? तो किसका रेट है? चार्ज का. तो रेट का जनरल मतलब होता है जिस किसी चीज़ का रेट बोला जाए उसको टाइम से डिवाइड कर दो. आई का फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. किसी खास टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट. फॉर एग्जांपल, अगर 10 एम्पियर का करंट हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि 20 कूलम का चार्ज अगर हम 2 सेकंड के लिए फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर से तो 20/2 दैट विल बी द 10 एम्पियर. Here I is the current, Q is the charge and T is the time. अब करंट को जो किताबों में रिप्रेजेंट किया जाता है वो लेटर्स स्मॉल आई या कैपिटल आई दोनों से सिम्बल्स इस्तेमाल होते हैं. करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है कैपिटल ए. ये एक बेस क्वांटिटी है करंट. और कमाल की बात यह है कि करंट में डायरेक्शन होते हुए भी इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. बच्चे इस टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं. करंट कुछ एक खास तरह का क्वांटिटी है जो स्केलर होते हुए भी उसमें डायरेक्शन होता है. अब करंट स्केलर क्यों है इसे ज़रा समझते हैं. जनरली हम लोग वेक्टर्स के बारे में क्या जानते हैं कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो उसको वेक्टर्स बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, अगर किसी ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लेफ़्ट टू राइट लग रहा है और 15 न्यूटन का फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 20 - 15 दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को जनरली ऐसे ही सॉल्व करते हैं. लेकिन करंट के केस में क्या है, अगर एक ये वायर है, इस वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है और 3 एम्पियर का करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है. तो एक अगर तीसरा वायर अगर हम लोग बीच से जोड़ दें तो इस वायर में जो करंट होगा, अब ये 3 - 2 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 5 एम्पियर. तो अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये जो हम लोग वेक्टर्स में जो प्लस और माइनस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये वेक्टर अलजेब्रा है. और यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल एडिशन है, जो हमारा नॉर्मल एडिशन है इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्योंकि करंट में वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए करंट को हम लोग वेक्टर ना बोल के स्केलर बोलते हैं. ठीक है. अब आते हैं करंट के यूनिट के बारे में कि करंट का यूनिट जो है वो और क्या हो सकता है. तो हमने फॉर्मूला देख लिया है कि करंट जो है वो है क्या? Q अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट का मतलब जिस चीज़ का भी रेट बोले उसे टाइम से डिवाइड कर दो. अब जो चार्ज का यूनिट है वो है कूलम और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड. तो ये क्या हुआ? कूलम पर सेकंड. इसको तो कूलम पर सेकंड का ही हमने नाम दे दिया एम्पियर. अब ये जो एम्पियर है ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हेनरी एम्पियर, जिन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ दिया था जिसको हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर दिया गया. ठीक है. अब हमने अभी जाना कि करंट में डायरेक्शन होता है स्केलर होते हुए भी. तो अगर हम लोग सर्किट के बारे में जो आगे स्टडी करने वाले हैं तो अक्सर हमें करंट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है. तो करंट के डायरेक्शन को क्या लेंगे वो समझते हैं. तो इसके भी पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है. वो ये है कि जब हमारे साइंटिस्टों ने खोजा था और इसके बारे में जाना था तो उस टाइम तो लोगों को ये तो पता था कि चार्जेस जो होते हैं वो 2 नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक निगेटिव चार्जेस. लेकिन इलेक्ट्रॉन का कहीं से कंसेप्ट उस टाइम नहीं था. ठीक है.
अब सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सेल है। अब इलेक्ट्रिक सेल को अगर हम किसी कंडक्टर से जोड़ के और उसमें बल्ब जोड़ दे तो करंट का फ्लो होता है। तो उस टाइम के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो उस टाइम के लोगों ने ये कन्वेंशनली मान लिया कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, और पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो उस टाइम लोगों ने ये मान लिया कि बैटरी या सेल से पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं, पॉजिट्रॉन्स, जिनके कारण करंट का फ्लो होता है। ठीक है, काफ़ी समय के बाद ये देखा गया। अब हम लोग 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ। तो न्यूक्लियस से तोड़ के प्रोटॉन्स को या पॉजिटिव चार्जेस को निकालना तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली जो करंट बनता है वो बेसिकली बनता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। ठीक है, तो बाद में ये देखा गया कि जो एक्चुअल जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और वो फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पहले कन्वेंशनली लोगों ने ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, और पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं, मगर एक्चुअल में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और उसी के कारण करंट होता है। तो क्योंकि हमने कन्वेंशनली जो मान चुका था हमने पहले ही डायरेक्शन जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था, ये हमारा डायरेक्शन करंट का ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ठीक उल्टा होता है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके ठीक अपोजिट हमें करंट का डायरेक्शन लेना है। तो इस डायग्राम में ये देखिए आप, हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, बट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक नोट करने वाली बात यह है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि चार्जेस का फ्लो हो सकता है जब दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, और चार्जेस के फ्लो से क्या बनता है, करंट, जो हमने अभी देखा। तो करंट तभी होगा जब दो पॉइंट्स के बीच या सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट का फ्लो पॉसिबल है, अदरवाइज करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले भी बचपन में भी पढ़ चुके हैं, और इस बार भी मैंने होमवर्क में दिया था कि कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं। सारे बच्चों ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया। तो कंडक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो करंट के फ्लो को होने देते हैं अपने थ्रू, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो करंट के फ्लो को नहीं होने देते हैं। तो अब अक्सर ये दिमाग में हमारे ख्याल आता है कि आखिर कंडक्टर में ऐसी क्या खास बात है जो करंट के फ्लो में हेल्प करती है। तो आगे हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि बेसिकली कंडक्टर्स होते कौन से हैं, मेटल्स होते हैं जनरली, और ये देखा गया है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके सरफेस पे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा, हम लोग सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा होते हैं। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हम लोग करते हैं उतने ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर कंडक्टर्स में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो हमें किसी भी लोहे के रॉड जो जनरली पड़ा होता है उसको छूने से करंट क्यों नहीं लगता। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जनरली उस समय इलेक्ट्रॉन्स का जो है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं। और अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड लगभग होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स, जनरल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। ओवरऑल ये देखा गया कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलके ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल वेलोसिटी हो जाता है 0, जिसके कारण हम लोग नॉर्मल कंडक्टर को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। लेकिन जब हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि सपोज ये हमारा कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी सेल से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, 10⁵ अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकंड से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे एटम्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से भी टकराते रहते हैं, जिसके कारण इनका एक्चुअल स्पीड जो है वो लगभग
10⁻³ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स रह जाता है, यानी लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स। ठीक है, एंड दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। जिस स्पीड से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, कब, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं फैन तुरंत चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट जो है वो लाइट की स्पीड से चल रही है, लेकिन यहाँ तो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी कम दिख रहा है। तो बेसिकल फंडा ये है यहाँ पे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से ये एक तरह का वेव जनरेट करते हैं। जैसा कि हमने 9th क्लास में वेव पढ़ा था, तो वहाँ क्या था कि जो ट्रांसवर्स वेव, जो एक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, वो काफ़ी तेज़ी से मीडियम में या बिना मीडियम के भी ट्रैवल हो सकता है। सिमिलरली कंडक्टर्स में जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही अपने स्टेबल स्टेट को छोड़ते हैं और एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तो एक तरह का वेव जनरेट होता है, और जिस वेव का स्पीड लगभग लाइट के पास होता है। इसीलिए करंट का स्पीड भी लगभग लाइट के अप्रॉक्स है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि करंट के बारे में नॉर्मल आइडिया आपको आ चुका होगा, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज हमारे पास दिया है चार्ज 500 कूलम का और टाइम दिया है हमें 5 मिनट, तो हमें बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से। तो हमें हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें जो यूनिट लेना है वो हमेशा ऐसा यूनिट में लेना है। चार्ज का यूनिट कूलम तो सही है, लेकिन टाइम का यूनिट जो मिनट है ये नहीं, हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा इसको। तो I=Q/T, I=Q का वैल्यू 500 और टाइम जो है हमारा 5 मिनट, तो इसको सेकंड में करेंगे तो 5 × 60, दिस इज द 5 × 60, और इसको काट के निकाला तो 5/3 आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटीजर 2/3 एम्पियर। दूसरा न्यूमेरिकल, एक कंडक्टर जिसमें चार्ज जो है वो 18 माइक्रो कूलम का फ्लो हो रहा है और टाइम हमें दिया है 30 मिनट। अब दोनों एसआई में नहीं है, दोनों एसआई यूनिट्स में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Q जो है माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो ये जो Q हमारा होगा 18 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और टाइम जो 30 मिनट है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800 सेकेंड्स। अब I हमारा क्या होगा, Q/T 18 × 10⁻⁻⁶/1800, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा I=10⁻⁴ एम्पियर, और इसको 0.1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये 3 न्यूमेरिकल्स जो मैं दे रहा हूँ, और NCERT पेज नंबर 200 और 202 पे 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शायद उसमें से हम लोग कर चुके हैं और बाकी के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं कॉपी में। तो होप सो आप लोग आसानी से इसे कर लोगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कंसल्ट कर सकते हो, या तो कॉल कर सकते हो या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।